गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री, ठीक है, देखिएगा सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लॉरेंस वोंग बने हैं। कौन बने हैं, तो लॉरेंस वोंग जो है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और ये चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किन्होंने संभाला है, तो लॉरेंस वोंग ने संभाला है। और इनकी नियुक्ति जो है पूर्व प्रधानमंत्री ली सान लुंग के स्थान पर की गई है। इट मीन्स कि सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ली सान लुंग थे। अब उनके स्थान पे किन्होंने इस पदभार को संभाला है, तो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को संभाला है। अब सिंगापुर के बारे में थोड़ा आप देख लोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक ये द्वीपीय देश है। तो सिंगापुर का लोकेशन कहाँ है, तो साउथ ईस्ट एशिया में है। इसकी कैपिटल को देखिएगा तो सिंगापुर सिटी है। इनके राष्ट्रपति कौन है सिंगापुर के, तो थरमन शनमुगरत्नम है। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि कनाडा की नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि एलिस मुनरो जो है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। और नोबेल पुरस्कार किसी को प्रदान करना, मतलब किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन इनसे क्या पूछा जा सकता है ना कि हाल ही में एलिस मुनरो का जिनका निधन हो गया है, उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, तो 2013 में। एक्चुअली इनको ना डिमेंशिया नामक बीमारी हो गई थी। डिमेंशिया में क्या होता है प्रॉब्लम ना, कि भूलने और निर्णय ना लेने पाने की बीमारी होती है। मतलब इसमें लोग ना भूलने लगते हैं और कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। यही डिमेंशिया नामक बीमारी किनको हो गया था, तो एलिस मुनरो को हो गया था। और एलिस मुनरो जो है उनको 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इम्पॉर्टेंट कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कनाडाई थी। ठीक है, मतलब पहली कनाडा की महिला थी जिन्हें क्या मिला था, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टेबल खिलाड़ी मनिका बत्रा 24वें स्थान पे रही है। अब आप सोचोगे कि मैम 24वें स्थान पे है मनिका बत्रा, तो फिर क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि मनिका बत्रा जो है वो टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो आपसे पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन कि टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो क्या होगा आंसर आपका, तो मनिका बत्रा होगा आंसर। मनिका बत्रा के बारे में आप देखिएगा तो ये दिल्ली से संबंध है इनका। 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2020 में प्रदान किया गया था। अगली न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को 5 सालों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हो ना लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बारे में, इस पर कई सारी मूवी भी बनी है। ठीक है, आप एक मद्रास कैफ़े, आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रही हूँ तो मद्रास कैफ़े जो है, अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो आप परिचित होंगे इससे, LTTE से। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को 5 सालों के लिए क्या कर दिया, तो गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। अब क्या कारण था इसको गैर कानूनी घोषित करने का, तो गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि यह संगठन जो है ना वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को क्या कर रहा है, तो खतरा पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है ये, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया, 5 सालों के लिए गैर संगठन घोषित कर दिया। अब चूंकि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम चर्चा में है तो हमें जानना आवश्यक है कि ये क्या है। तो आप देखो ये पूर्वोत्तर श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। कहाँ का, तो पूर्वोत्तर श्रीलंका का। इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो वेलुपिल्लई प्रभाकरन।
वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या है इस संगठन का? तो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तमिल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना। अगर आप अवस्थिति देखोगे श्रीलंका और इंडिया का, तो श्रीलंका का जो उत्तर और पूर्वी वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे जो भी तमिल भाषा के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना ही LTTE का क्या है, तो उद्देश्य है। चलिए अब आगे देखिएगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हम जो है ना, भारत वो चीन से $100 बिलियन से भी अधिक का क्या किए हैं 2024 में, तो आयात किए हैं। और इस तरीके से चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अगर आप कंपैरिजन करो तो 2023 की तुलना में 2024 में निर्यात जो है वो 8.7% से बढ़कर $16.67 बिलियन क्या हो गया है, तो हो गया है। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है। तो अभी हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है। तो यह भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। इसे 29 जुलाई 2022 को गुजरात में लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट देखी गई है। तो अब लेपर्ड कैट देखा गया है, कहाँ देखा गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो आप याद रखना ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। यह दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में रहने वाली छोटी जंगली बिल्ली है। कौन? लेपर्ड कैट। आप इसको देखो, इसका जो स्टेटस है वो IUCN के रेड लिस्ट में इसे शामिल किया गया। कब? 2002 में। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस पे पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि लेपर्ड कैट जो है वो 2002 में IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है उसने चंद्रमा पर ट्रैक फ्लोट को विकसित करेगी। ठीक है, तो फ्लोट जो है वो क्या है? तो चंद्रमा पर ट्रैक करेगी। और किसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है नासा, उसके द्वारा। फ्लोट का मतलब क्या है? तो फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पेलोड परिवहन का आसानी से परिवहन करना। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बासमती चावल की किस्मों में प्रचलित फूट रॉट बीमारी से निपटने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम बनाया है। ठीक है, तो बासमती चावल की किस्मों में कौन सा बीमारी है? तो फुट रॉट है। और इससे निपटने के लिए क्या बनाया गया है? तो बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम बनाया गया है। किसके द्वारा? तो लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। आज का अंतिम न्यूज़ है कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया। किसने भाग लिया? जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 जो दुबई में आयोजित हुआ है, तो उसमें भाग लिया गया है भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने। इस दौरान यहाँ पर स्वदेश नाम से भारत ने प्रदर्शनी प्रदर्शित की है। किस नाम से भारत ने प्रदर्शनी प्रदर्शित किया है वहाँ पे दुबई में? तो स्वदेश नाम से। अगर आप देखो इसमें, तो इस स्वदेश प्रदर्शनी में मंजूला कला, गोंड कला का प्रदर्शन किया गया है, जो कि प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग से प्रभावित है। कौन कौन सी कला का? तो मंजूला कला और गोंड कला का प्रदर्शन किया गया है। और ये किस पेंटिंग से प्रभावित है? तो मिथिला पेंटिंग से प्रभावित है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय और थैंक यू।